हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से आप लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, स्वास्थ्य भी आप लोगों का अच्छा होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ काम की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, काम की बात यहाँ कहने का मेरा सेंस है कि ऐसा हम लोग को कहीं से पता चल रहा है कि संभवतः सरकार जो है, बिहार सरकार 1 जून से या जून महीने में कभी से भी एजुकेशन सेंटर को भी खोलने का प्लानिंग कर रही है, कुछ नियम कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, तो हम लोग को शर्त को फॉलो करना है। शर्त क्या होंगे कि सारे बच्चे मास्क पहन के आएंगे, क्लासरूम को सैनिटाइज करना है, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी है, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, बहुत क्राउड करके नहीं पढ़ाना, ये सब रहेगा। तो जो भी सिस्टम लागू किया जाएगा, बनाया जाएगा, उन लोग उस सारे नियमों को हम लोग अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी करंटली चल रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ट्रांसपोर्ट नंबर, ये सब बताया जा चुका है। और इस पर बेस्ड मैंने आपको एक डीपीपी भी सेंड कर दिया है 20 क्वेश्चन का, उसका आप रूम पर बैठ के बनाइएगा। ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा, तो जिस तरह से हम पीछे बनाते आए हैं, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको बना करके फिर आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको रूम पर देख लीजिएगा। लेकिन पहले खुद से कोशिश करिए उन सारे क्वेश्चन को बनाएं। ठीक है, तीसरी बात है कि अगर एलिमेंट्री चीज़ जो भी आप शुरुआती चैप्टर में पढ़े थे, जो भी चीज़ सब है, ठीक है, हम 11th वाले के लिए एक वीडियो बनाए हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का, जो कि आप लोग को शायद नहीं पढ़ाए थे, तो वही वीडियो हो सकता तो मैं आपको जल्द ही शेयर कर दूंगा, ताकि 11th का इस टॉपिक को भी आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, POAC। और अभी 11th वाले बच्चों के लिए मैं एक टाइट्रेशन का भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। टाइट्रेशन का उसमें इंडिकेटर हो गया, टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो गया, रिडॉक्स टाइट्रेशन हो गया। टाइट्रेशन का बहुत सारा टाइप है, ठीक है, उसमें लेकिन जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, जिसे स्पेशली IIT में क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी किसी एग्जामिनेशन में टाइट्रेशन से क्वेश्चन नहीं रहता है, वो भी IIT में कभी कभी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पेशली जो टाइट्रेशन का टॉपिक हम बताएंगे, वैसे सारे बच्चे उसको सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर बेस्ट क्वेश्चन नीट में या फिर कहिए JEE मेंस में या बोर्ड में तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाता है। वो स्पेशलाइज्ड टॉपिक है IIT के लिए। ठीक है, तो अभी मैं उसका 11th वाले बच्चों का भी तैयार कर रहा हूँ। तो जो ऐसा टॉपिक होगा जो 11th वाले के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, आपके लिए भी यूजफुल होगा, मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, तो फैराडे लॉ का जो भी क्वेश्चन सब आपको दिया गया उसको सॉल्व करिए, और जो भी 11th का एलिमेंट्री टॉपिक सबका हम चर्चा करते हैं, नाम लेते हैं, वो सब आपको आना जरूरी है ना। मैं बार बार इस चीज़ को समझाता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को बनाते हैं और उसका एलिमेंट्री चीज़ अगर आपको नहीं आता रहेगा, 11th का बहुत सारा चीज़ भूल चुके रहिएगा, तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का हार्ट कह सकते हैं, ब्रेन कह सकते हैं इस चैप्टर का, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, गैल्वेनिक सेल। और इसके बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, सावधानी क्या क्या बरतनी है, कि इस वीडियो को जो भी मैं अभी आपको आगे कंटिन्यू दूंगा, जब तक गैल्वेनिक सेल पढ़ाएंगे, 2-3-4 वीडियो आपको बन जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट है इस पर, पूरा कॉन्सेप्ट। हो सकता है कभी कभी आपको कुछ बात एक बार में नहीं समझ में आए, तो 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके सुनने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में ही सब कुछ बढ़िया ढंग से समझ में आ जाए, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपका कुछ एलिमेंट्री बेसिक चीज़ सब क्लियर होगा, रिडॉक्स से रिलेटेड, इक्विवेलेंट से रिलेटेड, जब मैंने जो पीछे पढ़ा चुका है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो सब चीज़ थोड़ा क्लियर होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि मैं जो भी गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करूँगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का थोड़ा अपोजिट है, थोड़ा अलग टाइप का। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ ख्याल रखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर हमको याद रहेगा तो उससे आसानी से हम गैल्वेनिक सेल समझ सकते हैं। तो मेरा इंस्ट्रक्शन देना काम है, आप लोग इसको फॉलो करेंगे। और यहाँ हम शुरू करते हैं आपको सबसे पहले गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या इसी को वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, रेड कलर में आप लोगों को नहीं दिख रहा है, चलिए कलर मार्कर चेंज कर देते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेइक सेल। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल सब क्या होता है।
है ना। देखो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी थोड़ा कंपैरिजन करते चलेंगे। पीछे जो आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इसमें क्या किए थे हम लोग, एक कंटेनर लिए थे और इस कंटेनर में कोई भी आप एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। मान लो इसमें मोल्टेन NaCl ले लिए, मोल्टेन NaCl, और इसको हम लोग क्या करते थे, बैटरी DC से कनेक्ट कर देते थे। ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये हमारा DC है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को भी दर्शाया गया था। तो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जिसको जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एनोड। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। आगे बात समझ में। इसको बोलते हैं कैथोड हम लोग। कैथोड किसको बोलते हैं, जिसको बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ा गया है। ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। और याद रखना इस पर क्या होता है, रिडक्शन। ये सब चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें मोल्टेन NaCl है, तो ये चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव आयन जो होगा Na+ वो इधर जाएगा, और जो Cl- आयन है वो एनोड की तरफ जा रहा है। इस चीज को भली भांति जानते हैं, है ना। और यहाँ क्या पढ़े कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, रिडक्शन होता है। इसमें क्या किया गया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया गया था। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया गया था कि ये एनर्जी जब इसमें आया तो यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसका डिसोसिएशन हुआ। पहले तो NaCl टूटा, फिर वो NaCl अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जा करके इलेक्ट्रॉन लेकर या दे करके डिस्चार्ज होने लगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज किए, ठीक है। लेकिन इस सेल में क्या होता है, यानी इस सेल में कहने का मतलब था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसने चेंज किया, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी यहाँ पर जो इनपुट था वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, तो केमिकल एनर्जी क्या था, आउटपुट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए थे तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल में क्या होता है, समझना है इस चीज को। इन दिस सेल, ठीक है, केमिकल एनर्जी जो होगा रिएक्शन का, केमिकल एनर्जी, इसका स्ट्रक्चर हम अलग से बनाएंगे। वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर है, गैल्वेनिक सेल हम अलग से बनाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा रिलेट कर दे रहे हैं यहाँ पर कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है। सो केमिकल एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी इस सेल में हम किसी बैटरी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, कोई बैटरी नहीं यूज करेंगे, बल्कि केमिकल रिएक्शन होगा। और केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी हमको प्रोड्यूस होगा उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल, ठीक है। आ रही बात समझ में। यानी इस सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक वैसा डिवाइस, एक वैसा सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। वहीं गैल्वेनिक सेल किसको बोलेंगे, कि वैसा डिवाइस, ठीक है, जो कि केमिकल एनर्जी को किसी रिडॉक्स रिएक्शन के दरमियान जो केमिकल एनर्जी रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस डिवाइस का हम यूज करेंगे कि प्रोड्यूस्ड केमिकल एनर्जी को रिडॉक्स रिएक्शन के दरमियान जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इस कन्वर्सन में जिस डिवाइस का, जिस सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सारे डेफिनेशन को मैं लिख दूंगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी जो है ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। वो रहेगा बना हुआ, इसको हम पढ़ा नहीं रहे, पीछे पढ़ाए हैं, इसकी मदद से हम यहाँ समझेंगे इस चीज को, ठीक है। क्लियर है, चलिए।
दूसरी बात यहाँ पर क्या है समझिए, ये जो प्रोसेस होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी इस प्रोसेस में डेल्टा जी जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये बात समझ में क्यों नेगेटिव कहने का क्या मतलब हुआ कि इस सेल में क्या किए थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें सप्लाई किए थे, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब किया था। ठीक है, या डेल्टा जी पॉजिटिव हम लिखे थे। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन के दरमियान जो केमिकल एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होता है उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, यानी एनर्जी वहाँ घटेगा, चेंज करेंगे उस रिएक्शन में। ठीक है, तो उसको यहाँ पर डेल्टा जी क्या हो जाता है, नेगेटिव, है ना। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जबकि इसके बारे में क्या लिखे थे, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ भी कोई भी प्रोसेस होने के लिए वो ऑटोमेटिक नहीं होने लगा था, खुद नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ प्रोसेस को कराने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ा था। लेकिन गैल्वेनिक सेल अभी जस्ट हम बनाएंगे तो सबको साफ साफ क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे वहां पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, हम नहीं कराते, खुद ब खुद होता है। ठीक है, इतनी बात को समझिए, तब तक इसका डेफिनेशन नोट करते हैं इसका। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है गैल्वेनिक सेल का, आप इसे पढ़िए, समझ में आ जाएगा। क्या लिखे हैं, ए डिवाइस used to convert the chemical energy produced in redox reaction into electrical energy, यानी वैसा डिवाइस या वैसा सिस्टम जो रिडॉक्स रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाले केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, या इसी को हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस गैल्वेनिक सेल में हम एक यहाँ पर एक एग्जांपल लिखेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो इसी एग्जांपल पर पूरा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है यानी गैल्वेनिक सेल जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और समझ में हमको आ भी जाएगा। ठीक है, जैसे देखो Zn बहुत कॉमन रिएक्शन है, अब बहुत पहले से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, प्लस CuSO4 क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इस चीज को आप जानते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी आप जानते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़े होंगे 10th में, उस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है जानते हैं, जिंक जो है वो कॉपर के रिस्पेक्ट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो क्या करता है कि लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई उदाहरण दिख रहा होगा। इस रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक जो है कॉपर को हटा दिया, उसके जगह पर खुद चलाया। अब यहाँ पर सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप नोट करिएगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो कॉपर का हो जाएगा +2। यहाँ पर फिर सल्फेट का एज यूजुअल -2 रहेगा, तो जिंक का हो जाएगा +2, तो कॉपर का यहाँ 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख के बताइए कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, किसका नहीं चेंज हुआ है। अब सल्फेट को दोनों तरफ देख रहे हैं, सल्फेट दोनों तरफ लिखा हुआ है, तो जब इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन को हम आयनिक रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, जिसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, केवल Zn प्लस Cu2 प्लस, इसका नीचे लिख देता है Zn प्लस Cu2 प्लस, यहाँ से बना Zn2 प्लस Cu, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका +2 है, इसका +2 है, इसका 0 है। अब देखिए यहाँ Zn का क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन। इस रिएक्शन को हम दो अलग अलग भाग में इस प्रकार में लिख सकते हैं कि Zn जो है Zn2 प्लस में चेंज होता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और ये बात समझ में, ये कहा है आपका ऑक्सीडेशन, और इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR। अब आगे हम इसको OHR ही लिखा करेंगे, है ना, और इस टॉपिक में बहुत सारे हम एब्रिविएशन का यूज करेंगे,
है ना, जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो OHR, इस तरह करके लिखा करेंगे, ठीक है। इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे। हाफ रिएक्शन इसलिए बोले कि ये कंप्लीट रिएक्शन है, उसका आधा पार्ट ऑक्सीडेशन है, आधा पार्ट रिडक्शन है। हम जानते हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी उसमें होता है, ठीक है। इसकी दूसरी तरफ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना देता है Cu। यहाँ पर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन, है ना। आ रही बात समझ में। इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, RH4। अब इसको RH4 लिखा करें, है ना। अब क्या करना है, इसको आप यहाँ पर जो ऊपर लिख चुका ऑलरेडी, इसको आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने का एक रूल है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए, नहीं है इसको क्या करते हैं हम लोग, एक सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जानी चाहिए। संयोग से आपके इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इस दोनों को काट देना है, बाकी जो बच गया उसको ऊपर की तरह लिख देना है। तो ZnCu2+, एरो देके लिखेंगे Zn2+ Cu। इस रिएक्शन को मैंने ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है। इस प्रकार ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम सम अप करेंगे, इस तरह से आयनिक रिएक्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए जितना आप नोट करिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आप पॉज करके वीडियो को पीछे करके ही समझना है छोटी छोटी बातों को पहले, क्योंकि अभी आगे धीरे धीरे बहुत ही एडवांस चीज होने वाला है, जिसको समझने के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ब्रेन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कभी कभी बोल देते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों आ जाता है उसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग बोलते हैं और गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब क्या है, एक ऐसा सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में या केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो। गैल्वेनिक सेल आप याद रखा करेंगे, ठीक है, कि कोई भी गैल्वेनिक सेल जो सबसे पहले बना होगा आज से 200-100 साल पहले, जो साइंटिस्ट हमारे यहाँ पर बनाए होंगे इस तरह के सेल को, कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है, उस रिडॉक्स रिएक्शन के दरमियान जो केमिकल एनर्जी रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस चीज़ को सोचा होगा, ठीक है। ये मैं भी नहीं जानता, बस हम बता रहे हैं इस तरह से साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे किया होगा, ऐसे सोचा होगा, उसी बात को हम रिप्रेजेंट करेंगे और गैल्वेनिक सेल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ क्या होगा, ऐसे समझिए कि एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। एक कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डाल दिए। किसको डाल दिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। वो भी कहिए इसका हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर CuSO4.5H2O, इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ना, ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन है ना, कॉपर सल्फेट का इसमें तैयार किया गया, ठीक है। यहाँ इसके बारे में थोड़ा लिख दिए। अगर ये हाइड्रेटेड नहीं रहेगा, 5H2O हटा देंगे, केवल CuSO4 लिखेंगे, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में, वो ब्लू कलर का नहीं होता है, वो व्हाइट कलर का होता है, उजला होता है, ठीक है। हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा तो ही ब्लू होता है, क्लियर है। तो जब इस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उस समय क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल वाटर का जो है वो ट्रैप हो जाता है सॉलिड में, ट्रैप्ड हो जाता है, मतलब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलाइन फॉर्म में कुछ वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड हो जाता है, उसी को हम हाइड्रेटेड बोलते हैं, उसी कारण वो ब्लू कलर है, क्लियर हो ये बात, ठीक है। अगर इसको हटा देते हैं तो इसका कलर फिर हो जाएगा आपका व्हाइट हो जाता है ना। फिर क्या किया, इसमें एक जिंक का रॉड डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, जिंक का रॉड, ठीक है। इस तरह मान लो मैंने यहाँ पर एक जिंक का रॉड डाल दिया, ठीक है। ये है जिंक रॉड, है ना, क्या ये जिंक रॉड। अब सोचो जरा कि जिंक रॉड इसमें डाले होंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या सब हुआ होगा, ठीक है। तो चलो समझो, यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले। ऑब्जर्वेशन, ऐसा करने से
क्या हमें ऑब्जर्व हुआ होगा, खुद सोचिए क्या हुआ होगा। इसको हम यहाँ लिखेंगे क्या हुआ होगा सब। तो सबसे पहली बात इसमें ये हुआ होगा, जो जिंक का रॉड है धीरे धीरे गलने लगता है, झरने लगेगा, टूटने लगेगा। यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये, जैसा पीछे बनाए हैं। इसमें हमने जिंक का रॉड डाल दिया है, ठीक है। अब ये जो रॉड है ना धीरे धीरे गलने लगता है ना। हम गलता हुआ दिखा दिए, टूटने लगेगा, झरने लगेगा। और ये बात समझ में, जो यहाँ सॉलिड रॉड था वो क्या हुआ, जैसे ही जिंक को हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे, तो जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम रिएक्शन पढ़े थे कि जिंक जो है जिंक सल्फेट में चेंज होने लगेगा और कॉपर सल्फेट कॉपर में चेंज होने लगेगा। और ये बात समझ में, तो यहाँ क्या सब हुआ होगा सोचिए। हम क्या बता रहे हैं, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है ना, द वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेज। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन यही हुआ होगा कि जिंक रॉड का वेट जो है वो क्या होने लगा होगा, घटने लगता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ समझिए, ठीक है, ये जिंक रॉड है और ये आपका ब्लू हिस्टॉल है, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है ये, है ना, जो ब्लू कलर का होगा। ठीक है, तो दूसरा काम यहाँ पर यही होगा कि जो ब्लू कलर इसका रहता है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है, गायब होने लगता है ना। क्योंकि कॉपर सल्फेट अब कॉपर सल्फेट के फॉर्म में नहीं रहेगा, उसका कॉपर अलग होते चला जाता है और वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, और ये बात समझ में। और नीचे देखिएगा यहाँ पर आपका जो कॉपर सब था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, है ना, इसको हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बता क्या है सो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था तो आपका कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, लेकिन उसका कॉपर जैसे ही अलग होएगा तो कॉपर जाएगा कहाँ, तो नीचे से बैठने लगेगा, है ना। ये रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पर सब्सटेंस नीचे बॉटम में सेट होने लगेगा, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस यहाँ पर सेट होने लगेगा। ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन, इसको नोट करते चलिए आप लोग। क्या यहाँ पर हो रहा है, पहला ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का वो डिसअपीयर होने लगेगा, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है, स्टार्ट डिसअपीयर, यानी ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का वो डिसअपीयर होने लगता है। ठीक है, तीसरा चीज क्या है यहाँ दिख रहा है आपको, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनेगा। रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनेगा, क्या मतलब यहाँ पर क्या है ना, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई नया चीज बनता है। रिएक्शन आप पीछे देखें, जिंक सल्फेट बनेगा तो जिंक सल्फेट तो सॉल्यूशन में रहेगा। कॉपर जो है ना, कॉपर का प्योर फॉर्म किस कलर का हमको दिखता है, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वही जो कॉपर सल्फेट का कॉपर होगा वो नीचे बैठने लगेगा, वही हमको रेडिश ब्राउन कलर का दिखेगा। ठीक है, यहाँ क्या ले सकते हैं आप, रेडिश ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट आप शो कर सकते हैं, है ना, अपीयर होने लगेगा। ठीक है, और चौथा ऑब्जर्वेशन आप देखिएगा यहाँ पर कि जैसे ही इसको इसमें डालेंगे ये गलने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, आप उंगली डाल के हाथ डाल के इसको चेक कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो प्रोसेस हुआ जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डालने से, ठीक, वहां पर हीट रिलीज होता है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस हुआ और केमिकल प्रोसेस जो है किसमें चेंज हुआ, हीट एनर्जी में चेंज हुआ। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, तो हीट एनर्जी को ही साइंटिस्ट ने क्या किया, दिमाग लगाया। और यहाँ जो प्रोसेस एक सेल में हो रहा था, केमिकल प्रोसेस के दरमियान जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, साइंटिस्ट इसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो, केमिकल एनर्जी से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का सोचा। और ये बात समझ में, यहाँ पर आपको कैसे टेम्परेचर लिखेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज।
ये 4 ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पर दिखा। सबसे पहले कि जब फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को किए होंगे ऐसा कुछ भी, तो क्या हुआ होगा वहां पर पता चल रहा आप लोग को कि जिंक रॉड का वेट घटने लगता है, सोल्यूशन का ब्लू कलर डिसअपियर होने लगेगा, क्योंकि सोल्यूशन का ब्लू कलर कॉपर सल्फेट के कारण था। कॉपर सल्फेट अब कॉपर सल्फेट के फॉर्म में रह नहीं रहा है, वो तो कॉपर के फॉर्म में बदलते जा रहा है, वही कॉपर नीचे बॉटम में बैठते जाएगा, ठीक है, जिसको रेडिश ब्राउन हम बोले हैं, और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? चलिए इतना वो समझिए। फिर इसका हम यहाँ पर कंक्लूजन समझते हैं कि इसका साइंटिस्ट ने कंक्लूजन फाइनली क्या निकाला। कंक्लूजन ये समझिए कि अभी जो प्रोसेस आप देख रहे हैं कि एक ही कंटेनर में हमने क्या किया है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें जिंक का रॉड डाल दिया। तो इस सिस्टम से हुआ क्या, जो यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, प्रोसेस हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ यहाँ पर, ठीक, उस रिडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुआ हीट के फॉर्म में, उसी एनर्जी को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी प्रोड्यूस्ड एनर्जी को जो यहाँ पर हुआ है, टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है सिस्टम का, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उस एनर्जी का क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन के लिए जो हम यहाँ सिस्टम या जो भी डिवाइस बनाएंगे, उसी डिवाइस को कहा गया गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल हमने बताया नहीं है, अब बनाएंगे गैल्वेनिक सेल। अभी तो हम जस्ट बता रहे थे कि स्टार्टिंग में कैसे कैसे हमारा साइंस डेवलप हुआ, किस प्रकार गैल्वेनिक सेल बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से तैयार हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप समझिए इस चीज को कि केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पर हुआ है तो किस प्रकार का रिएक्शन हुआ, बोलिए। जिंक है, CuSO4 का सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन है ना, इससे क्या बना आपका जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको हम आयनिक फॉर्म में भी लिखे थे। फर्दर पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम चर्चा किए हैं कि Zn से क्या बनता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे। फिर Cu2 प्लस जो है वही 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Cu में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम कहते हैं। और फाइनली इसको हम सम अप करते हैं तो क्या होता है, यहाँ कर गया है, इलेक्ट्रॉन को काटना है, तो क्या होता है यहाँ पर Zn प्लस Cu2 प्लस एरो देके लिखते हैं हम लोग, Zn2 प्लस प्लस Cu प्लस हीट एनर्जी रिलीज होता है। यानी इस केमिकल प्रोसेस के दरमियान, ठीक है, केमिकल एनर्जी जो होगा वो किसमें चेंज होगा, हीट एनर्जी में, और इसी हीट एनर्जी को हमको चेंज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर, यहाँ जो आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिंक एटम का टूट करके जिंक बन के इसमें आना Zn2 प्लस के फॉर्म में, ठीक है। और जो कॉपर सल्फेट था उसका Cu2 प्लस जो है उसका नीचे बैठ जाना Cu2 प्लस का, यानी इसमें रिडॉक्स प्रोसेस एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी इसमें हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। साइंटिस्ट ने क्या किया कि यही जो 2 प्रोसेस हो रहा है एक ही कंटेनर में, ऑक्सीडेशन का भी रिडक्शन का भी, इसी को 2 अलग कंटेनर में करवाया, ठीक है। यानी 2 अलग कंटेनर हम लेंगे, एक कंटेनर में केवल ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे कंटेनर में रिडक्शन होगा। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखे हैं, एक ही कंटेनर में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, इस हीट एनर्जी को यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किए कि एक ऐसा डिवाइस का फॉर्मेशन किया जिससे प्रोड्यूस्ड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अभी जो रिडॉक्स प्रोसेस आप एक ही कंटेनर में देख रहे हैं, इसी रिडॉक्स प्रोसेस को उन्होंने 2 अलग अलग कंटेनर में करवाया, ठीक है, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, और उसको फिर कनेक्ट किया वायर के थ्रू डायरेक्ट वोल्टमीटर या एमीटर की मदद से। वहाँ पर प्रोड्यूस्ड एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब कैसे होगा, हम इसी चीज़ को यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अब हम गैल्वेनिक सेल का निर्माण करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गैल्वेनिक सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको अगर मिस कर गए काम चौपट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे ढंग से इसको समझना है क्या कर रहा है जी।
इसमें क्या किया गया कि 2 कंटेनर लेना है। क्या लेना है? 2 कंटेनर। ठीक है। इसी तरह यहां पर फिर दूसरा कंटेनर लिया गया। है ना, बनाने में साइज छोटा बड़ा हो सकता है। इस कंटेनर में हमने क्या किया, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया इसमें? जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ले लिया जिंक सल्फेट का। और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिए और इसमें क्या किए, जिंक का रॉड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक का रॉड डीप कर दिया गया। ठीक है, ये जिंक का रॉड है। और ये बात समझिए, इसमें जिंक का रॉड डाल दिए। इधर वाले कंटेनर में क्या किया मैंने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। इसमें क्या लिया जाता है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, कॉपर के रॉड को डीप किया गया। इसमें क्या किए थे, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक का रॉड। इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर का रॉड। CaSO4 का एक्वा सॉल्यूशन लिया गया और ये है कॉपर का रॉड, है ना। ये क्या है, जिंक का रॉड। ठीक है, और ये बात समझ में। अब इस प्रोसेस में क्या किया गया, इस दोनों रॉड को, ठीक है, डायरेक्टली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया गया। वोल्ट मीटर या एमीटर या बल्ब कहिए। ठीक है, ये है आपका वोल्ट मीटर। है ना, वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर के हमको यही करना है कि जो गैल्वेनिक सेल है, इससे कितना वोल्ट का, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, कितना वोल्ट हमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो हम लोग को फाइंड करना रहता है। ठीक है, कितना वोल्ट का पोटेंशियल इसमें होगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर कहिए इसको, या एमीटर भी बोल सकते हैं, या यहाँ पर कहिए हम एक इलेक्ट्रिकल एपरेटस लगा दिए, बल्ब समझिए, छोटा सा बल्ब लगा दिए। बल्ब क्या होगा, अभी के प्रोसेस में देखिएगा, ये बल्ब ग्लो करने लगता है, जलने लगता है, चमकने लगेगा, जलने लगेगा। कैसे, समझिए। यहाँ पर जो यहाँ केमिकल एनर्जी से प्रोसेस होगा, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेंगे। इसमें कोई हम एक्सटर्नली बैटरी का नहीं यूज किए, कोई बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, बल्कि यहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उस एनर्जी से हम यहाँ बल्ब जलाएंगे। वोल्ट मीटर में देखेंगे जो उसमें कांटा होता है, वो कांटा आपका मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, उससे वोल्टेज हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों सेल के बीच। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर हुआ क्या सबसे। ठीक है, ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा, आप जानते हैं किस प्रकार टूटा रहता है, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस में। ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में किस प्रकार टूटा रहेगा, ये Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में। ठीक है, और ये बात समझ में। अब समझिए यहाँ पर कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। ठीक है, ऐसा जब सिस्टम डेवलप किया गया तो देखा गया कि जिंक का जो रॉड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी ये इसमें आना शुरू कर देता है। जिंक जो है इसमें आना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कैसे आना शुरू कर देगा, तो एट ये जिंक रॉड है। ठीक है, तो Zn जो है, ठीक है, क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2 प्लस बनाना शुरू कर देता है। Zn2 प्लस बनाना शुरू कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। ठीक है, यानी यहाँ स्टार्ट होने लगा ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या स्टार्ट हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जिंक जो है, जिंक का रॉड जो था, एटॉमिक फॉर्म में जिंक का रॉड, ठीक, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया, है ना, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया। हम जानते हैं कि जिस रॉड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, बोलिए, एनोड। पीछे भी हम लोग पढ़े इस चीज को, यहाँ देखो, है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है,
या कहिए जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कह रहे हैं। ये तो अलग टाइप का सेल है, ये अलग है। अभी दोनों में डिफरेंस भी हम समझेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा क्या होता है इसको, ठीक है। तो जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया, यानी जिंक जो है ना वो Zn++ में चेंज होकर सॉल्यूशन में आने लगा, ठीक है। तो इनिशियली समझिए जरा, इनिशियली जब ये प्रोसेस नहीं हुआ होगा, देखिए इसमें से और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो हम इस वीडियो को बनाने के दरमियान जितनी बातें आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ये सब समझने की बात सब है ना। आपको अगर लगे कि इसको नोट करना चाहिए जो सर बता रहे हैं, तो हमारी बातों को, वीडियो को बार बार पॉज करके आप पूरा कॉपी को अच्छे ढंग से नोट्स तैयार कर लीजिएगा, कैसे कैसे हमने क्या किया है, ठीक है। तो समझते चलिए, इनिशियली कहने का मतलब क्या, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो Zn सल्फेट, जिंक सल्फेट इसमें टूटा है, ठीक है। हम कह रहे हैं यहाँ पर कि Zn2+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो बराबर होगा सल्फेट के कंसंट्रेशन के शुरू में, इनिशियली। लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, आफ्टर स्टार्टिंग ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक रॉड, ठीक है, तो जिंक रॉड का जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा तो सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट है और ये आयन में टूटा Zn2+ सल्फेट में, तो सीधी सी बात है जितना जिंक आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही सल्फेट का भी होगा। इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का बराबर लिखे इनिशियली। लेकिन जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, यानी Zn2+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ने लगेगा, किसकी तुलना में, सल्फेट के कंसंट्रेशन की तुलना में। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, इसको अच्छे से समझना है। अब क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव आयन, वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। होगा क्या कि पॉजिटिव आयन जो है इस रॉड के भी चारों तरफ जमा होने लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन। अब दूसरा चीज समझिए कि जिंक जो है, जिंक का रॉड वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ बना रहा है और Zn2+ सॉल्यूशन में आ रहा है। जब Zn2+ सॉल्यूशन में नहीं आ रहा था तो जिंक सल्फेट आयन में डिसोसिएट था। इस दोनों आयन का कंसंट्रेशन जो है इनिशियली इक्वल होगा, लेकिन जैसे ही जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इस रॉड पर जमा हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन सब इस पर जमा हो रहा है। आ रही है बात समझिए। हम कह सकते हैं कि जो रॉड है वो नेगेटिव रीच होते जा रहा है, नेगेटिव चार्ज होते जा रहा है। इसका मतलब एनोड जो यहाँ पर होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जबकि यहाँ पर जो एनोड हम लिखे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज लिखे हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। इस सेल में उस सेल में सबसे मेजर डिफरेंस यही है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, मिस कर जाते हैं सब चीज को, इसलिए मैंने सामने इसको रखे हुआ बना के, अभी तक मिटाया नहीं है इसको, ठीक है, ताकि आप इसकी मदद से इसको समझ सकते हैं। सब कुछ वैसा ही है कि बाईं तरफ यहाँ भी एनोड था, हमने इसी तरह इस तरह से सेल बनाने की कोशिश किया है ताकि दोनों को समझने में आसानी हो। बाईं तरफ एनोड यहाँ भी है, यहाँ भी बाईं तरफ एनोड रखे हैं, इधर दाहिनी तरफ कैथोड है, यहाँ पर भी, यहाँ भी दाहिनी तरफ कैथोड बनाएंगे, देखते चलो अभी। लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या हुआ कि वहां एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज था, क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं किया है, बल्कि कैसे ये नेगेटिव चार्ज होगा वो समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो ये लॉस करेगा जिंक, तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, तो आयन तो चलाएगा सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो रहेगा इस रॉड पर, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर से इधर फ्लो होता है, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा, ठीक है, वो किधर से किधर होगा, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किधर से किधर होगा, एनोड से कैथोड की तरफ। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर एनोड से कैथोड की तरफ होता है तो करंट का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। ये कन्वेंशनल करंट है ना, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इस चीज का तो ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में?
तो यहाँ पर क्या सब हुआ पता चला, जिंक रॉड लिए, इस पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। जब आप ऐसा सिस्टम तैयार करिएगा, एक कंटेनर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक का रॉड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड लेकर के जब दोनों रॉड को हम वोल्ट मीटर या एमीटर से कनेक्ट कर देते हैं या यहाँ बल्ब लगा देते हैं, अगर मान लो बल्ब लगा देते हैं, जैसे ही यहाँ प्रोसेस स्टार्ट होगा ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, जलने लगता है, चमकने लगता है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर इसके अंदर क्या सब हुआ, फिर इसी तरह यहाँ समझेंगे इसके अंदर क्या सब हो रहा है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो जैसे जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, इस सॉल्यूशन में Zn+ का कंसंट्रेशन जो है बढ़ते जाएगा। सल्फेट का कंसंट्रेशन इसमें जो रहेगा तो पहले था वही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गया। ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इसको क्यों बोले, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर जमा हो रहा था, वही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पुश हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रीच इलेक्ट्रोड हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोले, नेगेटिवली चार्ज ये रॉड होगा। ठीक है, चूंकि इस पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन लिखे यहाँ पर, इस रॉड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया। ऑक्सीडेशन जिस रॉड पर होता है उसको एनोड कहा जाता है, ये कभी नहीं बदलेगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो पॉजिटिवली चार्ज हो, उससे नहीं मतलब है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव पोस्ट जोड़ा गया। यहाँ कोई बैटरी से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इसका नेचर देखिए, ये नेगेटिवली चार्ज हो रहा है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मतलब क्या, जिंक एटम जब Zn2+ में जाने लगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो रॉड पर, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ समझिए, इसमें भी इनिशियली जो होगा है ना, Cu2+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, SO4 कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन भी है, सल्फेट आयन भी, दोनों इस सॉल्यूशन में, कॉपर भी है सल्फेट भी है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जा रहा है, और ये बात समझ में, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये बात समझ में, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये रीच है, ठीक है, ये इधर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, और ये इलेक्ट्रॉन इससे रिसीव करने लगेगा, है ना। तो रिसीव करेगा तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो रिसीव करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। और ये बात समझ में। तो अब यहाँ पर क्या होता है समझो कि जो कॉपर है, कॉपर इसमें जो Cu2+ है, Cu2+ आयन वो मूव करेगा इधर। अब यहाँ चीज समझिए कि जिंक जैसे जैसे इसमें बनेगा, Zn2+ आयन बनेगा, बहुत सारा इसमें Zn2+ हो जाएगा, तो क्या करेगा, क्योंकि ये रॉड नेगेटिवली चार्ज होते जा रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव यहाँ जिंक जो है इसको चारों तरफ से घेरे रहेगा। अब क्या होता है ना कि जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन लगाना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है धीरे धीरे रुक जाता है, कम होने लगता है। काफी इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं यहाँ पर, मिस कर गए कॉन्सेप्ट, सारा काम खत्म। शुरू में क्या होगा कि जब जिंक का रॉड इसमें डाला गया था तो जिंक क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने लगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था कि ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, ये जो रॉड है कॉपर का रॉड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये सब बात शुरू में ठीक है। लेकिन ऐसा प्रक्रिया शुरू में 2-3-4 मिनट तक ही होगा, यानी 2-3-4 मिनट तक ये वोल्ट मीटर अपने रीडिंग को शो करेगा, या जो बल्ब यहाँ लगा है जलता रहेगा। लेकिन 3-4 मिनट के बाद देखिएगा कि बल्ब जलना बंद हो गया, वोल्ट मीटर रीडिंग शो करना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्या होने लगा, तो खुद सोचिए यहाँ पर क्या होने लगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब तक होता रहेगा तब तक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही अगर रुक जाए तो फिर सेल वर्क कैसे करेगा, सेल तो फंक्शन करना स्टॉप कर देगा, सेल काम करना बंद कर देगा। यहाँ पर वही काम हो रहा होगा धीरे धीरे। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जिंक इसमें आते गया, जिंक इसमें आते गया, जिंक का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ते गया, वो जिंक का जो आयन था इस रॉड के चारों तरफ भी जमा होते चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन रीच था। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव आयन सब यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन जो है, और यहाँ जो ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में, इसके बीच ही अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, इसके बीच ही क्या हो जाता है, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है।
है ना, इंटरेक्शन स्टार्ट होने लगेगा इस आयन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच, तो क्या ये पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं पुश करना चाहेगा। तो जैसे जैसे जिंक का कंसंट्रेशन इसे बढ़ेगा, ये जिंक ही जो जितना अमाउंट यहाँ जिंक का बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे जिंक का कंसंट्रेशन आयन इससे बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम होते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक आयन जो प्रोड्यूस हो रहा है उस साइड में, वो जिंक आयन ही जिंक रॉड के चारों तरफ जमा होने लगेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन जो चूंकि जिंक जो एटम है इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन तो रॉड पर है और जिंक उसके तरफ जमा होने लगेगा। जिंक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन वहां जमा हो रहा है उसको उधर पुश नहीं होने देगा। किधर? कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे सप्लाई उधर बंद होने लगेगा, कम होने लगेगा, जिसके कारण हमारा जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा। तो करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा? तो वोल्ट मीटर रीडिंग करना बंद कर देता है, बल्ब जलना बंद हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? हम इधर के बारे में इतनी बात समझ गए। अब इधर के बारे में थोड़ा समझिए क्या होता है यहाँ से, कि जो इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन है वो क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले करके इस पर जमा होते चला जाता है ना, इस पर क्या होगा, डिपॉजिट होते चला जाएगा इस पर। ठीक है, कॉपर आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले करके इसे, है ना, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज। अब कॉपर जो यहां पर है Cu2+, वो क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन ले करके किसमें चेंज हो जाएगा, Cu में, है ना। इलेक्ट्रॉन लेने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इस पर रिडक्शन स्टार्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, रिडक्शन, है ना। रिडक्शन जिस पर स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, है ना। पढ़े हैं कि रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कैथोड आपका निगेटिवली चार्ज था, जबकि यहाँ कैथोड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। हम जानते हैं हमेशा कि करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है एनोड से कैथोड की तरफ होगा, वही कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो होगा कैथोड से एनोड की तरफ, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ। इस सब बातों को हम फिजिक्स में अच्छे ढंग से सीखते हैं, समझते हैं, या 9th 10th में 10th में डेफिनेटली आप हल्का फुल्का पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में, तो कुछ बेसिक आइडिया आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए क्या हुआ होगा आफ्टर रिडक्शन, बोलिए रिडक्शन के बाद, जैसे आफ्टर रिडक्शन हो गया होगा, है ना, Cu2+ आयन का रिडक्शन स्टार्ट हो गया होगा, इस सॉल्यूशन में क्या होने लगा होगा, बोलिए Cu2+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो घटते चला जाएगा, किसे, सल्फेट के कंसंट्रेशन की तुलना में। जबकि इधर क्या हुआ था, जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा था सल्फेट से, इधर क्या हुआ, कॉपर का कंसंट्रेशन सल्फेट से घटने लगा। अब क्या होगा कि सारा कॉपर इस पर जब जमा हो जाएगा, जब सारा कॉपर जमा हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर इसे इलेक्ट्रॉन लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, इस पर जमा होते जा रहा है। इस सॉल्यूशन में जो सल्फेट आयन है, ये माइनस वाला आयन जो होगा सल्फेट आयन, उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको माइनस बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सल्फेट आयन जो होगा वो इसको घेरने लगता है चारों तरफ से, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, अभी लिखे पॉजिटिवली चार्ज, सल्फेट आयन नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या करेगा सल्फेट आयन जो है इस रॉड को अपने चारों तरफ घेर लेगा, चारों तरफ। ठीक है, और ये बात समझ में क्लियर है। तो अब ये कॉपर जो है, जितना इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में था वो सब इस पर जाकर के जमा हो गया। तो इस रॉड पर क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में चेंज हो रहा है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज हो रहा है, तो इसमें सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। वो सल्फेट आयन इस रॉड को चारों तरफ से घेर लेगा, पूरे सॉल्यूशन में भी है, लेकिन सल्फेट का कंसंट्रेशन चूंकि बढ़ेगा तो इसको घेर लेगा। अब समझिए कि नेगेटिव आयन जो है, नेगेटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को तो रिसीव करेगा नहीं, तो उसमें रिपल्सन होगा। आ रही बात समझ में, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन किया, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ये कॉपर लेके इस पर जमा होते चला गया। ठीक है, अब जब इधर से इलेक्ट्रॉन का पुशिंग बंद हो जाएगा, उधर नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये आपका रहेगा पहले ही पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसको घेरे रहेगा, ये सल्फेट आयन, इस पर जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच इसमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन। ठीक है,
यानी आप ऐसे कहिए यहाँ पर कि इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन जमा होने लगता है, इसमें नेगेटिव आयन जमा होने लगता है। यानी इसमें पॉजिटिव आयन एक्युमुलेट करने लगता है, इसमें नेगेटिव आयन एक्युमुलेट करने लगेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन जैसे ही दोनों हाफ सेल में जमा होने लगेगा, वही सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने के लिए, है ना। वो करंट के फ्लो को थोड़ी देर में स्टॉप कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन जो इसको घेर लेगा, उसके और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन काम करेगा, ये पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं होने देगा, क्योंकि दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ही नहीं, तो फिर करंट का फ्लो कैसे करेगा। यानी हमारा सबसे बड़ा मकसद यहाँ पर ये है कि जो पॉजिटिव आयन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। और ये बात समझ में। उसी तरह यहाँ पर जो नेगेटिव आयन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इस नेगेटिव आयन जो सल्फेट आयन है, इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, है ना। क्योंकि ये न्यूट्रलाइज होगा तो ही कॉपर इस पर जाके जमा होगा। अगर ये पूरा इसको घेर लेगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिपेल करने लगेगा, रिपेल करेगा तो कॉपर इस पर फिर जमा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चार्ज को एक्यूमुलेट होने से हमें रोकना है। इधर पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट होने से रोकना है, इधर नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट होने से रोकना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ये समझ गए यहाँ पर क्या हो रहा है पूरा। अभी मैंने ये पूरा सेल नहीं बनाया है, अभी जो समझा रहे हैं अभी सेल में और फंक्शन करना बाकी है। क्या बाकी है वही समझिए। हम क्या बोल रहे थे कि चार्ज का जो एक्यूमुलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, हमको कुछ ऐसा इस सेल में बनावट करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, या कुछ ऐड करना है, जोड़ना है, जो कि चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं होने देगा। यानी Zn2+ जो इसमें बन रहा है ना, तो Zn2+ को न्यूट्रलाइज करते रहेगा। जो सल्फेट आयन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी न्यूट्रलाइज करते रहेगा। तो चार्ज का एक्यूमुलेशन जब नहीं होगा, तो जिंक इसमें जाते रहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहेगा, करंट का फ्लो होते रहेगा। यानी करंट जो हमको 2-3-4 मिनट में बंद हो गया था इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से, अब कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पर कि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो इलेक्ट्रोड पर, और करंट का फ्लो और ही कंटिन्यूसली लंबे समय तक होता रहे। यानी ये सेल हमारा लंबे समय तक कैसे फंक्शन करेगा उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि दोनों सॉल्यूशन को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं साल्ट ब्रिज से। जिस ब्रिज से यहाँ कनेक्ट करेंगे उसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले इतनी बात को समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आधा सेल बनाए पूरा। ठीक है, अभी किसी और समझिए। यहाँ पर इधर हुआ ऑक्सीडेशन, इस सेल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन सेल, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इधर क्या हुआ, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना। अब ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट है, इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, पूरा मिला के अब रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, ये हाफ सेल हुआ, ये हाफ सेल हुआ, इसको हम रिडॉक्स कपल कहते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ हाफ सेल्स इन गैल्वेनिक सेल को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल बोलते हैं, COUPL, रिडॉक्स कपल। इस दोनों पेयर को, चूंकि इसके बिना ये अधूरा, इसके बिना अधूरा, दोनों रहेगा तो ही सब काम होगा। अगर केवल ये लेंगे तो कोई काम नहीं होगा, केवल ये लेंगे, इसको नहीं कनेक्ट करे बात से, तो यहाँ भी कोई काम नहीं होगा। ऑक्सीडेशन शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा। लेकिन जैसे ही दोनों को हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तब कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो या अभी जो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आपको, वो क्या बताएंगे, साल्ट ब्रिज के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर समझ रहे थे अभी यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर क्या होने लगा। मैं इस चीज को एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो लेफ्ट साइड में हमारा इलेक्ट्रोड है, राइट साइड में इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट साइड में क्या हुआ कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, जिंक का रॉड। इधर क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर का रॉड। ठीक है, इधर वाले सेल में क्या हुआ है, लेफ्ट साइड वाले सेल में, है ना, कि ऑक्सीडेशन होता है। जिंक का जो रॉड जिंक सल्फेट में डाला गया है, तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके आयन जो है सोल्यूशन में चलाएगा Zn2+, और उसका इलेक्ट्रॉन जो है वायर के थ्रू इधर आने लगा है कैथोड की तरफ। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि सॉल्यूशन, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगा के देखिए कि जैसे जैसे जिंक जो रॉड से एटम जो है आयन में आना शुरू करेगा, तो आयन का तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ने लगेगा, और बढ़ेगा तो क्या करेगा, रॉड के चारों तरफ वो भी एकत्रित होने लगेगा।
तो वो प्लस आयन जो है, जो इलेक्ट्रॉन जगह लॉस करके इधर आ रहा था, वही जगह इसके लिए परेशानी का सबब बन गया। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज Zn2 प्लस जो है ज्यादा यहाँ पर कंसंट्रेट हो गया, ज्यादा जमा होने लगा, जो कि इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाने लगा और इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोकने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा तो फिर करंट का फ्लो कैसे इधर से इधर होगा, नहीं हो पाएगा। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शुरू में जा रहा था तब तक कॉपर भी इस पर जमा होते जा रहा था। अब इलेक्ट्रॉन का जाना बंद तो कॉपर का इस पर जमा होना बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा उसको। दूसरी बात, जो सल्फेट, चूंकि कॉपर जब तक इस पर जमा हो रहा था तो कॉपर का कंसंट्रेशन घट रहा था, सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, और सल्फेट इस कॉपर रॉड को चारों तरफ से घेर लिया। अब जो भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था उसके बीच में रिपल्सन काम करना शुरू लगा। ठीक है, तो कॉपर इस पर जमा होना था, रुक गया। और ये बात समझिए, प्रोसेस थोड़ा देर के बाद रुक जाता है। तो हम चाहते हैं प्रोसेस नहीं रुके, जो 2-3 मिनट में स्टॉप कर गया सिर्फ हमारा फंक्शन करना, उस कंटिन्यू आगे भी जारी रहे। इसके लिए क्या किया गया कि दोनों सेल के जो सॉल्यूशन थे, इस सॉल्यूशन को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया। ये इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? साल्ट ब्रिज कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल यहां पर अध्ययन करेंगे, है ना। ठीक है, देखो यहां पर लिख रहा है इस चीज को, जो साल्ट ब्रिज है ना, यहां लिख देते हैं साल्ट ब्रिज। ठीक है, कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, K2SO4, है ना, Na2SO4, NH4NO3। ठीक है, ये सब इसमें इस्तेमाल होने लगा। इसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर में जब साल्ट ब्रिज हम अलग से पढ़ाएंगे, साल्ट ब्रिज का फंक्शन पढ़ाएंगे, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस साल्ट ब्रिज जो है ना, इसमें देखो साल्ट ब्रिज में यूज सब्सटेंस जो है, ये सब किस फॉर्म में रहेगा मालूम है? जिलेटिनियस फॉर्म में, जिलेटिनियस फॉर्म यानी जेली लाइक। क्यों? हल्का गाढ़ा रहेगा ये, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यू टाइप का ट्यूब है। साल्ट ब्रिज किसको बोलते हैं, है ना? इट इज ए यू टाइप ट्यूब, यू टाइप का यू शेप्ड ट्यूब। ठीक है, यू टाइप का ट्यूब है जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहा जाता है, इसमें यूज किया हुआ इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन से, जो दोनों कंटेनर में सॉल्यूशन है, उससे रिएक्शन नहीं दर्शाना चाहिए। ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं डाल देंगे जिससे रिएक्शन दर्शाने लगेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये नहीं, इसकी बात करें अंदर में। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस का यूज करेंगे जो इस सॉल्यूशन के साथ नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो साल्ट ब्रिज कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, ये सब सब्सटेंस है, कोई भी एक इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन किस फॉर्म में इसमें भरना है? किस फॉर्म में भरना है इसमें? जिलेटिनियस फॉर्म में, जेली फॉर्म में। जेली समझते हैं आप लोग? डेफिनेटली अपने घर में आप लोग खाए होंगे, डेली पेस्ट करते होंगे, ब्रश करते होंगे, तो वो जो क्लोजअप है या और भी सब्सटेंस है वो सब जिलेटिनियस है। घर में हलवा खाते हैं, आइसक्रीम है, ये सब जिलेटिनियस टाइप सब्सटेंस है। ठीक है, तो जेली लाइक सब्सटेंस इसमें बना के डाल देना है। क्योंकि लिक्विड हम इसलिए नहीं डालते हैं, इसका लिक्विड फॉर्म, कि वो इससे बाहर निकाला जाएगा। जेली फॉर्म में रहेगा तो क्या है, वो उससे बाहर नहीं आएगा, है ना। हम एयर विक का इस्तेमाल करते हैं घर में, देखते हैं वही जेली टाइप रहता है। आजकल मार्केट में एयर विक आता है, एयर फ्रेशनर सब जेल टाइप का बड़ा सा रहता है, देखते हैं कटोरा में रखा हुआ टाइप का, है ना। उसको उलट देते हैं तो गिरता नहीं है वो, है ना।
तो इसे यहाँ पर आप इसमें कॉटन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कॉटन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कॉटन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जेली लाइक सब्सटेंस इस सॉल्यूशन में गिर नहीं जाए। ठीक है, और ये बात समझ लो। इस प्रकार हम यहाँ पर क्या किए, साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ये साल्ट ब्रिज क्या करता है समझिए कि अगर मान लो इसमें अब हम KCl का इस्तेमाल करते हैं, सपोज करो KCl है ना, इलेक्ट्रोलाइट है इसमें KCl। ठीक है, ये होगा K प्लस Cl माइनस आयन में। ठीक है, इस साल्ट ब्रिज में मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जो जेली फॉर्म में लिए हैं, किसको लिए हैं, पोटेशियम क्लोराइड को। अब क्या होता है वो समझिए। देखो ये जो जिंक रॉड है, जिंक आयन जो है, इसका मूवमेंट इधर होना चाहेगा। जो इसमें सल्फेट बना है, सल्फेट का मूवमेंट इधर होना चाहेगा। ठीक है, तो सपोज करिए कि अगर यहाँ पर हम KCl नहीं यूज करते हैं, पहले समझो ध्यान से, कुछ नहीं लेते हैं, खाली ट्यूब अगर लेते हैं, खाली ट्यूब, खाली ये है। ठीक है, तो क्या होगा कि जिंक जो इधर मूव करेगा, मूव करके यहाँ आएगा, सल्फेट मूव करके यहाँ आएगा। अब जिंक यहाँ आएगा, सल्फेट आएगा यहाँ पर, तो जिंक और सल्फेट में यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। एक यहाँ पर ये कैपेसिटर टाइप का एक वहां पर लिक्विड जंक्शन क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन। कब यहाँ पर लिक्विड जंक्शन क्रिएट होगा, जब आप इसको खाली रखे हुए हैं, तो जिंक आयन इधर जाएगा, सल्फेट आयन इधर जाएगा, दोनों यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जंक्शन क्रिएट होगा लिक्विड और लिक्विड का, इसको लिक्विड जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वहां पर भी दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर डेवलप होगा इस आयन और इस आयन के बीच, यानी जिंक और सल्फेट आयन के बीच, यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कैपेसिटर में भी हम लोग क्या पढ़ते थे, इसमें एक रॉड है, दूसरा रॉड है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। वही यहाँ पर भी होगा कि जिंक इधर जाएगा, सल्फेट इधर जाएगा, तो यहाँ एक पोटेंशियल सेटअप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस सब पढ़े में ऐसा कब क्रिएट होगा, जब ये खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो समझिए यहाँ पर क्या होगा। सो इधर ये पॉजिटिव है, चलो यहाँ बना देते हैं इस चीज को, तो समझने के लिए इसका से काम है नहीं। ये प्लस है, इधर माइनस है ना। तो एक यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल डेवलप हो गया। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, इसको बोलेंगे इंटरनल सर्किट। इधर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ, करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ। तो कुछ ना कुछ यहाँ मान लो कि 20 वोल्ट यहाँ पर हो रहा था प्रोड्यूस, मान लेते हैं 20 वोल्ट है ये, सपोज करिए। और अगर यहाँ पर जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा Zn2 प्लस सल्फेट के मूव करने से, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डेवलप होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जानते हैं करंट का फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव भी एक पोटेंशियल डेवलप होगा। मान लो ये 18 वोल्ट का, 18 वोल्ट का मान लेते हैं, ठीक है, 18 वोल्ट का। तो यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 18 वोल्ट, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 20 वोल्ट इधर जा रहा है, 18 वोल्ट इधर आ रहा है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर। तो रिजल्टेंट तो ये 2 वोल्ट ही यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस साल्ट ब्रिज को हम क्या किए हैं, जो जैसे एक्यूमुलेशन हुआ, Zn जो इसमें जमा हो रहा था, सल्फेट जमा हो रहा था, जिंक इसमें, सल्फेट इसमें, हम इसको इधर से इधर मूव कराने के लिए क्या किए, इधर साल्ट ब्रिज लगा दिए। खाली वाला पहले लगाए, तो जिंक इधर आया, सल्फेट इधर आया, यहाँ पर एक लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन तैयार हो गया, जिससे कि नेट जो है, नेट फ्लो ऑफ करंट जो हो गया वो कम हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज घट जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि इसमें खाली यूट्यूब का इस्तेमाल ना करके इसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl इसमें भर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर KCl भर दिया। KCl क्या करेगा समझिए कि ये चूंकि जिलेटिनियस फॉर्म में है, ठीक है, अब यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। तो हम लिक्विड पोटेंशियल समझाने के लिए बताए थे कि एक्चुअली होता है क्या। ठीक है, सो साल्ट ब्रिज KCl रखें। अब Zn2 प्लस इसमें है, सल्फेट इसमें है। अब क्या करेगा कि ये साल्ट ब्रिज है ना,
इसमें जो केसीएल यूज किया गया है कि नेगेटिव आयन जो होगा, नेगेटिव आयन ये मूव टुवर्ड्स एनोडिक सेल, इसको एनोडिक सेल बोल देते हैं फिलहाल, चूंकि इधर एनोड है इसका नाम एनोडिक सेल रख दिए। ठीक है, इधर चूंकि कैथोड है तो इसको बोलते हैं कैथोडिक सेल। ठीक है, तो Cl माइनस जो इसमें से Cl माइनस आयन इधर मूव करेगा, Cl माइनस आयन इससे, तो कॉटन है निकला, यहाँ पर हल्का कॉटन लगा हुआ है, तो Cl इससे बाहर आएगा और इससे रिएक्शन करेगा, यानी Zn2 प्लस फ्रॉम सॉल्यूशन और Cl माइनस आयन। ठीक है, बैलेंस करके हम यहाँ 2 लिखते हैं, 2 Cl माइनस आयन फ्रॉम साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज से आया है, दोनों कंबाइन करके ZnCl2 बना देगा। ठीक है, और जानते हैं ZnCl2 एक्वस फॉर्म में रहेगा, तो ये भी आयन में टूटा हुआ ही रहेगा, Zn2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस में न्यूट्रलाइज करेगा, Zn2 प्लस, फिर इसको बाद में लिखेंगे, है ना। ZnCl2 यहाँ बना देता है। अब क्या हुआ, ZnCl2 जो बना, यहाँ जो Zn2 प्लस आ रहा था, Cl साल्ट ब्रिज इसने आया, दोनों आपस में कंबाइन करके ZnCl2 बना दिया था। Zn इस प्रकार न्यूट्रलाइज होते चला गया, तो न्यूट्रलाइज होते चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस रॉड पर यहाँ पर जमा नहीं होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहेगा। यही तो हम चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, इधर आया, अब सल्फेट यहाँ जमा होते जा रहा था, है ना। इस सेल में क्या होगा कि सल्फेट जो हो गया SO4 माइनस, ये फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये जो है K प्लस जो है K प्लस वो इधर मूव करेगा, K प्लस इस सॉल्यूशन K से लेना, ये किधर मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स कैथोडिक सेल, ये कैथोडिक सेल की तरफ मूव करेगा K प्लस, और K प्लस जो है क्या करेगा, यहाँ नीचे लिख देता उसको, इस SO4 माइनस जो सेल से ये K प्लस जो होगा फ्रॉम साल्ट ब्रिज, ठीक है, फ्रॉम साल्ट ब्रिज K प्लस से कंबाइन करके क्या बना देगा, K2SO4 बना देगा, है। और ये भी आयन में टूटा हुआ ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन में तो रहेगा, इसको न्यूट्रलाइज करके रखेगा, जैसे चार्ज का एक्युमुलेशन जो है, पॉजिटिव आयन इस रॉड के आसपास जमा नहीं होगा, नेगेटिव आयन इस रॉड के आसपास जमा नहीं होगा, तो जब ये पॉजिटिव जमा नहीं होगा, इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो Zn कंटिन्यू इसमें आते रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते रहेगा, यानी यही प्रोसेस जो बिना साल्ट ब्रिज के इस्तेमाल किए हुए 2-3 मिनट में स्टॉप हो रहा था चार्ज के एक्युमुलेशन और ट्रैक्शन के रिपल्शन की वजह से, वही साल्ट ब्रिज यूज करने से क्या हुआ, जो आयन इसमें बन रहा था, जो आयन यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, वो न्यूट्रलाइज होने लगा धीरे धीरे, और करंट का फ्लो कंटिन्यू लंबे समय तक होने लगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए इस वीडियो फिलहाल इतना ही हम समझाते हैं। जस्ट इसके बाद ये चूंकि पूरा वीडियो एक साथ देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, जस्ट फिर हम नेक्स्ट वीडियो आज ही बनाएंगे। ठीक है, वो भी आपको फिर मिल जाएगा, है ना। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को अच्छे ढंग से रूम पर बैठ करके बार बार, 2 बार, 1 बार हो सकता है 1 बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड से भी इस चीज़ को शेयर करिए, बताइए कि इसी तरह 11th का हम लोग वीडियो बना रहे हैं। हर वीडियो में इस बात को आपसे शेयर करता हूं, जो आपके कंसर्निंग आसपास के बच्चे हैं उन्हें कहिए जल्द से जल्द शिक्षा वाटिका से ज्वाइन करें। और एक खुशखबरी ये भी है कि हो सकता है, खुशखबरी मतलब ये नहीं, मैं आश्वस्त नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, मुझे भी कहीं से खबर पता चली कि सरकार विचार कर रही है कि कमिंग मंथ में यानी जून से हो सकता है एजुकेशन सेंटर को थोड़ा रिलीफ किया जाए और थोड़े क्लास हम लोग शुरू कर सके वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे भी झारखंड में हमको पता चला है कि झारखंड में 1 जून से क्लासेस शुरू हो रहा है झारखंड में। ठीक है, 1 जून से क्लास शुरू हो जाएगा। उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है यहाँ भी देखिए क्या हो पाएगा, क्योंकि बिहार में तो अभी केसेस देख ही रहे, बढ़ ही रहा है। जस्ट मेरा एक संभावना है, हमको कहीं से पता चला है। ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ सबसे पहले, आपको शायद कहीं से पता नहीं चलता हो, मैं बहुत सारी बातों को पहले आपको बता देता हूँ, तब फिर बाद में आपको न्यूज़ या किसी चीज़ से पता चलता होगा। जैसे मैंने कई बार इस चीज़ को कहा
ठीक है, कि हो सकता है कि सिलेबस में संशोधन किया जाए। तो देखें कल परसों अखबार में दिया हुआ था कि सरकार इस पर विचार कर रही है या सिलेबस संशोधित किया जाएगा। तो बहुत सारी जानकारी हमें भी कहीं कहीं से पता चलती है जो मैं आपको कंटिन्यू शेयर करता रहूँगा। तब तक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डीपीपी जो मैंने आपको फैराडे लॉ पर भेजा है उस डीपीपी को आप सॉल्व करिए। और POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मैं आपको ये भेज दूंगा। और इसके साथ साथ टाइट्रेशन हम अब बनाना शुरू करेंगे। टाइट्रेशन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 11th वाले बच्चे को सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना पड़ता है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपको पढ़ाया गया था, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, इस सारे चीज़ का काम पड़ता है टाइट्रेशन में। ठीक है, स्पेशली लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, मोल निकालना, मोल और नॉर्मलिटी में रिलेशन। अब जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। ठीक इसी प्रकार इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर हम आपको इसी चैप्टर में शुरू में पढ़ाए थे, एन फैक्टर करके। एन फैक्टर को ही वैलेंस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सब आपको टाइट्रेशन में धीरे धीरे वीडियो मिलने लगेगा, यानी 2-2 वीडियो आपको शेयर किया जाएगा अब आगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ऊपर से टाइट्रेशन और POAC भी हम बनाए हैं, उसका भी हम आपको शेयर कर देंगे। देखिए और शिष्य, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर पर बढ़िया ढंग से पढ़ाई करिए, अपने दोस्तों को सबको शेयर करिए, बताइए। जो बच्चे बाहर से आए उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर वो अच्छे टेस्ट आ गए तब तो ठीक है, नहीं तो उनको शेयर करिए, बताइए उनको सारी चीज़ों को। ठीक है, और अच्छे से चीज़ का फ़ायदा उठाइए, यही हम आपसे कहेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप लोग को आज के लिए इतना होमवर्क काफ़ी है। इसको अच्छे ढंग से वीडियो को बार बार देखिए। ओके, हैव अ नाइस डे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे, साल्ट ब्रिज के बारे में। साल्ट ब्रिज किसको कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है, कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, साथ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।